तो कहीं ना कहीं जो लोग संविधान और अहिंसा के खिलाफ है, वो एक गहरी साजिश के तहत इस तरह के विचारों को फैलाने की कोशिश करते हैं। उसमें प्रचार, मीडिया, अखबार सबका इस्तेमाल करते हैं, टीवी का इस्तेमाल करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं साहब, गांधी जी और अंबेडकर जी में तो गहरे मतभेद थे और इनको एक साथ बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए, विचारों में भी एक साथ नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक साथ आते हैं तो लोगों की प्रतिबद्धता अहिंसा के प्रति भी मजबूत होती है और संविधान के प्रति भी मजबूत होती है। और जब अहिंसा और संविधान के प्रति हमारी आपकी प्रतिबद्धता मजबूत होगी तो किसके लिए खतरा है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो असल में लड़ाई वहां है, मैं ऐसा मानता हूं। और बहुत पहले रघु जी एक नारा देते थे कि दुनिया की मजबूरी है, गांधी बहुत जरूरी है। तो दुनिया की मजबूरी है तो भारत में जिनको राजनीति करनी है उनकी भी मजबूरी है, वो किसी विचारधारा से जुड़े हों, उनका गांधी से कोई लेना देना ना हो, वो जीवन भर गोडसे के पुजारी रहे हों। और आप सोचिए कि हिंदुस्तान के आजादी के 75वें वर्षगांठ के आयोजन की भव्य शुरुआत जिस दिन की जा रही है, उसी दिन मध्य प्रदेश में कुछ अराजक लोग गोडसे जिंदाबाद की नारे लगा रहे हैं। यह है असलियत जिसको हमें समझने की जरूरत है, जिसको हमें जानने की जरूरत है। तो आज खतरा इस देश को उन लोगों से ज्यादा है जो इन विचारों को कुचलना चाहते हैं, इन विचारों को मारना चाहते हैं और हमारे संविधान और हमारी अहिंसा के लिए खतरा बन चुके हैं। गांधी जी धार्मिक व्यक्ति थे, इसमें कोई संदेह नहीं। वो सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी करते थे, वो राम राज्य की कल्पना भी करते थे, लेकिन वो सांप्रदायिक नहीं थे। धार्मिक थे लेकिन सांप्रदायिक नहीं थे। तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि जो भी व्यक्ति धार्मिक होगा वो सच में हिंदू धर्म को मानने वाला होगा, वो सच में मुस्लिम धर्म को मानने वाला होगा, तो वो सांप्रदायिक नहीं होगा। जो धार्मिक नहीं होगा वो सांप्रदायिक। जिनका धर्म में वास्तव से धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सांप्रदायिकता उनके दिमाग में पनपती है और वो उस सांप्रदायिकता के हथियार का इस्तेमाल करके समाज को बांटते हैं और अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। स्वदेशी का जिक्र अभी हमारे वक्ता कर रहे थे। आज कहां बची है स्वदेशी की अवधारणा गांधी जी की? हर सेक्टर को उठा के आप देख लीजिए, इसमें विदेशी निवेश, उसमें विदेशी निवेश, इसमें विदेशी निवेश, उसमें विदेशी निवेश। भारत के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो कल्पना थी कि बड़े उद्योग रोजगार को खत्म करेंगे और लघु उद्योग और कुटीर उद्योग रोजगार को जन्म देंगे। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वॉलमार्ट, स्टोर है उसके बड़े बड़े दुनिया के तमाम देशों में, और उसका सालाना टर्नओवर है लगभग 20 लाख करोड़ रुपए। ये आज के 3-4 साल पहले का मैं आंकड़ा बता रहा हूं, अब कितना हो गया होगा मुझे नहीं मालूम। 20 लाख करोड़ रुपए। और पूरे हिंदुस्तान में जो लोग रिटेल के कारोबार में हैं, उनका जो सालाना टर्नओवर है वो है 10 लाख करोड़ रुपए। एक कंपनी, दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी वॉलमार्ट कंपनी, जो अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, पूरी दुनिया में है, उसका सालाना टर्नओवर 20 लाख करोड़ है
लेकिन वो रोजगार देती है मात्र 15 लाख लोगों को, और 10 लाख करोड़ के टर्नओवर का रिटेलर हिंदुस्तान में वो देता है रोजगार 4 करोड़ लोगों को। इसलिए छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटा व्यापार हिंदुस्तान की जिंदगी को, हिंदुस्तान के जीवन को, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, उपयोगी है। लेकिन अब हो क्या रहा है? आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी बैठे हुए हैं, रेल बेच दो, सेल बेच दो, स्टेडियम बेच दो, खेल बेच दो, कोल बेच दो, सड़क बेच दो, बिजली बेच दो, पानी बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, पोर्ट बेच दो, बैंक बेच दो, LIC बेच दो, BPCL बेच दो, पूरा हिंदुस्तान बेच दो, सब कुछ बेच दो बस। मुझे यह नहीं समझ में आता कि ये कौन सी सोच है, कौन सी आर्थिक नीति है, कौन सी आपकी विकास की अवधारणा है। आपको कैसे लगता है कि अगर एक एयरपोर्ट हम अडानी को दे देंगे तो उससे ज्यादा देश की तरक्की हो जाएगी, विकास हो जाएगा? और भारत के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो रेल नहीं चला सकते, रेल को चलाने के लिए किसी न किसी निजी कंपनी को आपको बुलाना है। ट्रेन चलाओ निजी कंपनियों से, स्टेशन बेच दो निजी कंपनियों को, वहां की सफाई व्यवस्था दे दो निजी कंपनियों को। अभी एक ट्रेन चली थी, प्राइवेट ट्रेन, तेजस ट्रेन, कितने का घाटा हुआ? 5 करोड़ 7 करोड़, और वो भी बंद हो गई। अभी कल से फिर शायद शुरू किया है। मतलब वो ट्रेन चलाई, प्राइवेट ट्रेन, वो ट्रेन घाटे में चली गई है। वो कंपनी वाले कह रहे हैं साहब हमारा पैसा माफ कीजिए। आपको वो करना आपको ठीक लगता है, स्टेशन बेचना, एयरपोर्ट बेचना, पोर्ट बेचना, कोल इंडिया बेचना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेचना। मैं माइनिंग से जुड़ा रहा हूं तो मुझे कई मित्र मिले, तो मैंने पूछा कि भाई ये सेल का क्या है, तो बोले कि कई सालों तक हम मुनाफा देते रहे, लेकिन अपनी राजनीति के चक्कर में उन राज्यों में सेल की कंपनियां लगा दी गई जहां पर रॉ मटेरियल आता ही नहीं। रॉ मटेरियल नहीं है, आपने कंपनी लगा दी तो घाटा तो होगा। अब घाटा होगा तो जो मुनाफा दूसरे जगहों पे होता है, जहां पे आयरन ओर है, जहां पे सेल की कंपनियां पहले से लगी हुई हैं, राउरकेला हो गया या टाटा नगर हो गया, जहां पे रॉ मटेरियल है, जहां पे मुनाफा देती है वो कंपनियां, अगर आप अपनी राजनीति के चक्कर में ऐसे राज्यों में लगा देंगे सेल की कंपनियां जहां पे कि रॉ मटेरियल पहुंचना ही महंगा हो जाएगा, तो अपने आप घाटे में जाएगी कंपनी। फिर आप कहोगे साहब घाटे में, इसको बंद करो। LIC, उसका नारा ही है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, उसको भी आप बेच रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि गांधी जी के सपनों को एक एक करके तार तार किया जा रहा है, और संविधान के पन्नों को एक एक करके फाड़ फाड़ के उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये किताब बहुत जरूरी है कि इन दोनों विचारों को हमें समझना है। इसलिए जरूरी है। आज 105 दिन हो गया किसानों का आंदोलन। हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन चला था 109 दिन अंग्रेजों के जमाने में, और अंग्रेजों ने भी उनकी सारी मांगे मान ली थी। 105 दिन हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर बैठा है। 300 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। उनको आतंकवादी कहा जाता है, उनको खालिस्तानी कहा जाता है, उनके सामने कटीले तार गाड़ दिए जाते हैं, उनको देशद्रोहियों की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन उनके मुद्दे का समाधान नहीं किया जाता है। ये कहा जाता है हम एक कॉल की दूरी पर हैं। 1 महीने में एक कॉल नहीं हो पा रही है। पिछले 1 महीने बीत गए, एक कॉल नहीं हो पा रहे। ये हमारी सरकार की संवेदनशीलता है, और बताने की जरूरत नहीं है, हर आदमी समझ जाता है। जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए गए,
कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, चारों स्तंभों की हालत देख लीजिए आप। आज क्या हालत है? तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी चुनौती का दौर है और रघु जी ने तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां देखी। आपातकाल की चुनौती आपने देखी है। 75 में जेल गए, 2 साल जेल में आपने काटी, यातनाएं झेली, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, गांधी के सपने को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को बचाने के लिए जिन लोगों ने यातनाएं झेली हैं, उनमें सर्वोच्च आगे की पंक्ति के नेता रघु ठाकुर, जिनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं पहली बार रघु जी से मिला सुल्तानपुर के स्टेशन पे। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती का कार्यक्रम था। मैं अपनी संस्था की तरफ से मैंने वो कार्यक्रम आयोजित किया था और उस समय में राजनीति को सबसे बुरा कर्म मानता था कि सब कुछ करना चाहिए लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो लोगों ने कहा कि भाई राजनीति में कुछ अच्छे लोग हैं, एक रघु ठाकुर जी हैं, उनको अपने कार्यक्रम में आप बुलाइए। तो मैं बुलाने के लिए मैंने बात की और इन्होंने अपनी सहमति दी। जिस दिन का कार्यक्रम था मैं 100-150 लोगों to लेके स्टेशन पे पहुंच गया था। चंद्रपाल जी यहां पे मौजूद होंगे शायद। चंद्रपाल जी भी इनके साथ थे और मैं जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके थे, जनता पार्टी के महासचिव रह चुके थे, बड़े बड़े पदों पे रहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, बड़े बड़े पदों पे रहे। तो मैंने सोचा कि बड़े नेता आ रहे हैं, मैं एसी डिब्बे के सामने अपने 150 लोगों को लेके खड़ा था कि अभी उतरेंगे तो नारा लगाना है। और ट्रेन आई, ट्रेन रुकी और ट्रेन चली गई। तो मैंने अपने साथियों से कहा कि देखो भाई, मैं कहता था ना कि नेता लोग अच्छे नहीं होते और इनको नहीं बुलाना चाहिए था। तो फिर कुछ देर बाद एक साथी ने कहा कि वो देखो एक आदमी वहां से वो आ रहे हैं, वो हमारे ख्याल से वही है क्या? तो मैंने देखा कि फटी हुई चप्पल और कुर्ते कई जगह से गांधी जी का झंडा लटकाए हुए रघु जी स्लीपर क्लास के डिब्बे से उतरे। और ऐसा नहीं है कि उस वक्त ही सिर्फ, जब ये सत्ता में रहे और जब सत्ता में नहीं भी रहे, और आज भी आप इनके कमरे पर चले जाइए, समाजवादी शब्द मात्र नहीं है, समाजवादी जीवन अगर किसी का देखना है तो गांधी जी के विचार पर सिर्फ लिखते नहीं है, गांधी जी के विचारों को अगर कोई अपनी जिंदगी में जीता है तो उसका नाम रघु ठाकुर। बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए आज भी कोई संघर्ष कर रहा है तो आदरणीय रघु जी। तो इसलिए एक बड़े चुनौती के दौर में हम लोग हैं और मुझे लगता है कि ये किताब हम सबको एक सहारा देगी, एक भरोसा देगी कि इन महापुरुषों के बीच में मतभेद पैदा करने के बजाय उनके विचारों को हम सही ढंग से समझ सकें और उनके विचारों को सही ढंग से अपने जीवन में उतार सकें। और जो चुनौतियां, जैसा मैंने आपसे कहा कि अहिंसा के विचार को बचाने की और देश के संविधान को बचाने की जो चुनौती आज हमारे सामने है, उसका डटकर मजबूती से सामना कर सकें, यही मुझे लगता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। और लोकतंत्र तो बगैर मतभेद के चलता ही नहीं है। हम लोग आज भी किसी विषय पर असहमति होती है तो फोन करके आधे आधे घंटे रघु जी से बात करते हैं कि आपके इस पॉइंट से मैं सहमत नहीं हूं। और ऐसा कि नहीं कभी उसको दिल में लिया हो कि मैं इतना बड़ा नेता और ये मुझसे सवाल पूछ रहा है, कभी नहीं। एक एक चीज को समझाने, मतभेद नहीं होगा तो लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। मतभेद नहीं होगा तो फिर तानाशाही हो जाएगी। मतभेद है इसलिए लोकतंत्र है।
मतभेद नहीं है तो फिर लोकतंत्र कहां? फिर तो तानाशाही है, जैसा कह दिया गया वैसा मानिए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए एक बड़ा संघर्ष समाजवादियों ने किया है, इसमें कोई शक नहीं। जिंदगी का 7 साल आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, रघु जी ने मजदूर आंदोलन में, आपातकाल के आंदोलन में, तमाम आंदोलनों में जेल काटे। अभी हम जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, इनको किसी आंदोलन में आप 7 दिन जेल में रहने के लिए बोल दीजिए तो फिर वो छोड़ के पार्टी आपकी भाग जाएंगे। आज लोग सदस्यता लेते हैं और कल जो है वो विधायक सांसद बनना चाहते हैं और परसों मंत्री बनना चाहते हैं। रेहड़ी पटरी वालों के लिए हम लोग काम करते थे, 16 साल तक काम किया उनके बीच में। बहुत छोटी सी पार्टी थी ये लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, हम लोग उसके साथ रघु जी के साथ मिलकर हमने काम किया। पार्टी छोटी थी लेकिन विचारों में बहुत बड़ी पार्टी, सिद्धांतों में बड़ी पार्टी, नेतृत्व में बड़ी पार्टी, भरोसे में, साहस में बड़ी पार्टी। तो उसमें काम किया। तो मेरी पहली बार गिरफ्तारी हुई तो रघु जी आए और तब मुझे याद है कि इतना आंदोलनों का इतना खौफ प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर होता था कि रघु जी कार्यक्रम में ना जाने पाए, इसके लिए कलेक्टर ने कम से कम इनसे 4-5 बार प्रयास किया बात करने के लिए। तो इनका एक ही कहना था कि अगर मेरी सभा समाप्त होने तक संजय सिंह की रिहाई आपने नहीं की तो मैं सीधे यहां से सभा से जेल जाऊंगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सभा समाप्त होने तो दूर की बात है, चौक घंटा घर पे उस समय सभा थी, मुझे याद है शायद ये 97 की बात है। और उस चौक घंटा घर की सभा में रघु जी पहुंचे नहीं थे, उससे पहले मेरी रिहाई का आदेश पहुंच गया। तो ऐसे नेता हुए, ऐसे नेताओं के साथ हम लोगों ने काम किया और इसीलिए किसी से डर नहीं लगता। लोग मुझसे कहते हैं कि आप मोदी जी के सामने नारा लगा देते हैं, आपको डर नहीं लगता? तो हमने कहा हमारी ट्रेनिंग ही ऐसे नेता के साथ हुई है, क्या कोई डरता ही नहीं। कहते हैं अमित शाह के सामने आप ऐसे बोल देते हैं, तो हमने कहा मुझे डर नहीं लगता। कारण क्या है कि राजनीति में जब हम लोग सफेद कुर्ता पहन के आए हैं तो किसी डॉक्टर ने तो बताया नहीं कि आप राजनीति कीजिए। और हाँ, मुझे बस अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। तो फिर मेरी रात में जब रघु जी आए, कार्यक्रम संपन्न हो गया, तो फिर रात में हम लोग बैठे और मेरी खूब बहस हुई कि राजनीति दुनिया का सबसे खराब काम है और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो राजनीति में क्यों पड़े? तो उस समय के शब्द मुझे याद है। बोले तुम्हारे घर की बिजली का दाम कौन तय करता है? राजनीति। तुम्हारे घर में चूल्हे में रोटी कितने में बनेगी नहीं बनेगी, भूखे सोओगे कि पेट भर के खाना खाओगे, कौन तय करता है? राजनीति। रेल का किराया, बस का किराया कौन तय करता है? राजनीति। रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा कौन तय करता है? राजनीति। किसान को फसल का दाम ठीक समय पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन तय करता है? राजनीति। तो राजनीति बुरी नहीं है, राजनीति करने वाले लोग बुरे हैं। अगर आप लोग राजनीति से दूर हो रहे हैं तो इसका मतलब समाज की मुख्य धारा का और समाज का सबसे बड़ा नुकसान आप लोग कर रहे हैं। और उसके बाद 3 महीने तक पोस्ट कार्ड के जरिए रघु जी से मेरी बातचीत हुई और उस आदान प्रदान के बाद मैं कन्विंस हुआ कि राजनीति में अच्छे लोगों की जरूरत है और राजनीति में सच्चे लोगों की जरूरत है और ऐसे लोग ही हिंदुस्तान की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं और अपने विचारों के जरिए, अपने कर्म के जरिए, अपने साहस के जरिए, अपने आंदोलन और संघर्ष के जरिए जो काम रघु जी ने किया है जीवन भर,
अब तक करते आ रहे हैं। हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। फिर से एक बार इस पुस्तक के विमोचन पे आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई, और जीवन भर आपसे हम लोग कुछ न कुछ सीखते रहेंगे और उसको जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने।